रेलवे और डिफेंस के अलावा वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारक है। 1500 साल पुराने मंदिर पर भी अपना दावा ठोका, और जबकि ये पूरा गांव हिंदुओं का है। इसमें एक भी मुस्लिम समुदाय को मानने वाला कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं रहता। मनमोहन सिंह जी की सरकार जाते जाते दिल्ली की कुल 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर देती है। विवाद भी तभी छिड़ा जब उस मैदान में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 को लेकर पूरे देश में हल्ला क्यों मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड किसी भी अवैध कब्जे को वक्फ बाय यूजर क्यों बोलता है। 2013 में किए गए संशोधन में ऐसी कौन सी कमी या ऐसी कौन सी चीज सामने आई जिससे इसे फिर से 2024 में संशोधित करना पड़ा। देखिए, ये जो पूरा मामला हमें देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया है कि जो एक्चुअल रूट है वो आपको समझ में आए, ताकि उस पर आप अपना ओपिनियन बना सकें। वीडियो के अंदर जितनी भी डिटेल्स बताऊंगा सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आर्टिकल्स के बेस पर बताऊंगा। तो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये वक्फ होता क्या है। वक्फ को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा ताकि हम आज के करंट सिनेरियो को समझ सकें। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन ईयर 1954 में वक्फ अधिनियम के तहत हुआ था। वक्फ कोई भी चल संपत्ति हो सकती है जिसमें इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य जैसे मस्जिद, मदरसा, अस्पताल आदि के लिए दान कर सकता है। दान की गई संपत्ति अल्लाह को माना जाता है। संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने के बाद ये संपत्ति किसी को दान नहीं की जा सकती, और जो इस पूरे संपत्ति का देखभाल करता है उसे ही वक्फ बोर्ड कहते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हमें समझना हो तो जिस तरीके से पुराने फिल्म डाकू लोग किसी गरीब गांव वाले की जमीन पर कब्जा करके खुद का बोलते थे, ठीक उसी प्रकार वक्फ बोर्ड कार्य करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे पता चल जाएगा। और आपको बता दूं, आंकड़ों के अनुसार रेलवे और डिफेंस के अलावा वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारक है। इसके पास कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन, जिसकी कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपया है। फिर भी ये आंकड़े इन्हें कम लगते हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड का चर्चा में आना वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है। 8 अगस्त 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया के मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू जी, सर, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा मच गया और ऑपोजिशन पार्टी कहाँ ही चुप रहने वाली थी। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस बिल से भारत सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है और देश तोड़ने की बात कर रही है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड पर आदित्य ठाकरे जी से सवाल किया गया तो वो केदारनाथ का जवाब दे रहे हैं। पर बोर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम की जो बात होती है, शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है कि वहां से लगभग 300 किलो सोना। रूलिंग पार्टी का कहना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड में क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी के साथ साथ कुछ लोगों की निरंकुशता पर अंकुशता लगाने का कार्य करेगा। और इस बिल से न केवल भारत सरकार को, न केवल देश को, बल्कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और बच्चों को भी लाभ होगा। जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। ईयर 1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया। फिर उसके बाद ईयर 1955 में इसमें पहला संशोधन किया गया। फिर उसके बाद साल 2013 में इसमें खतरनाक तरीके से संशोधित किया गया। मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा।
ठीक इसी साल 2013 के संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड और ज़्यादा पावर में आ गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और अब बात करते हैं साल 2024 के संशोधन के बारे में। इस संशोधन में कुल 44 संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से कुछ भागों को तो पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है, और जो सबसे ज़्यादा विवादित सेक्शन है वो है सेक्शन 3R और सेक्शन 40। सेक्शन 3R में कांग्रेस सरकार ने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसे ही गायब कर दिया। उसके जगह एक नया कॉन्सेप्ट ले आई, वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट ले आई, जो कि इस्लामिक धर्म के भी खिलाफ है। वक्फ बाय यूज़र का मतलब जहाँ पर डॉक्यूमेंट ना हो कि संपत्ति वक्फ कैसे हुई है। से चली आ रही व्यवस्था वक्फ बाय यूजर को खत्म करना भी शामिल है। इसे लेकर ही बहुत ज्यादा बवाल है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ऐसी कोई जमीन जिसे पहले से मस्जिद, इमामबाड़ा या फिर कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उस संपत्ति के दस्तावेज वक्फ के पास न हो। सेक्शन 40 में अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ समझती है तो सबसे पहले उसे नोटिस भेजेगी, फिर जांच के बाद तय करेगी कि ये संपत्ति वक्फ है या नहीं है। वक्फ बोर्ड का ही फैसला अंतिम होगा। अगर इसका हल वक्फ बोर्ड में भी नहीं निकलता, फिर इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल एक सिविल कोर्ट की तरह ही कार्य करता है और इसका ही फैसला अंतिम होता है। फिर खास बात यह है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ किसी भी अन्य सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, और जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड का ही अलग कोर्ट है वक्फ ट्रिब्यूनल, और 90% फेवर वक्फ बोर्ड के ही पास में जाएगा। तमिलनाडु के एक पूरे ही गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका। तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचि चेंद्रुई गांव पर अपना मालिकाना हक होने का दावा ठोका। 1500 साल पुराने मंदिर पर भी अपना दावा ठोका, और जबकि ये पूरा गांव हिंदुओं का है। इसमें एक भी मुस्लिम समुदाय को मानने वाला कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं रहता। जहां तक मुझे ज्ञान है कि इस्लाम 1300 से लेकर 1400 साल पुराना है, फिर ये 1500 साल पुराने मंदिर पर अपना दावा कैसे ठोक सकते हैं। मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, घर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, पानी की टंकी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, सरकारी दफ्तर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा। साल 2022 में बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को लेकर वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन के बीच विवाद छिड़ा। जिला प्रशासन का कहना है कि ये जमीन राजस्व विभाग की है, और ये विवाद भी तभी छिड़ा जब उस मैदान में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह ऐलान कर दिया कि इस ईदगाह का मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद है। ये दंगा ईदगाह के मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर भड़का था। साल 2016 में सूरत के नगर निगम ऑफिस के जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा ठोका। आगे चल के वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में ये केस हार जाती है। जब सरकार ने ही इतनी छूट दे रखी है कि तुम जहां पर भी उंगली रखो वो जमीन तुम्हारी, तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी क्यों ना करे। साल 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार जाते जाते दिल्ली की कुल 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर देती है, और एक समय ऐसा भी आया कि वक्फ बोर्ड ने पूरे 70% दिल्ली पर वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा ठोक दिया। मैं तो चाहता था कि ये संशोधन हो। ये संशोधन उतना ही जरूरी था जितना चाय में चीनी और सब्जी में स्वाद अनुसार नमक। नहीं तो कल को वक्फ बोर्ड मेरे या आपके भी जमीन पर मालिकाना हक होने का दावा ठोक सकता था। ये विधेयक को पास होने से न केवल हमें ही बल्कि पूरे देश को और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को और गरीब लोगों को फ़ायदा है। इससे वक्फ बोर्ड जो कल को कहीं भी अवैध कब्जा करता था, आज उसे वेल प्रूफ देना होगा कि ये ज़मीन या ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। इससे वक्फ बोर्ड की राजनीति, भ्रष्टाचारी और मनमानी खत्म होगी। मैं तो कहता हूँ ये संशोधन जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना ओपिनियन बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेक श्योर वो सब्सक्राइब बटन को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू।